चलिए, बात करते हैं। हम इसी बुक को पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा किरण प्रकाशन के बुक को पढ़ा रहे हैं और यहाँ तक कि बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करवा रहा हूँ, 9 टू 10 का है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस बुक है, सामाजिक विज्ञान का है, तो हिस्ट्री का हो चुका है। अगर प्ले लिस्ट नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी करके आपका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, याद रखेंगे। और इसका एमसीक्यू चल रहा है, डिटेल चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे डिटेल के लिए वीडियो, हिस्ट्री का अलग वन शॉर्ट वीडियो है, ज्योग्राफी का वन शॉर्ट वीडियो है, यहाँ तक कि पॉलिटी का भी वन शॉर्ट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं, आज भी हिस्ट्री का ही डाला गया है, आप देख सकते हैं। और याद रखेंगे कि अभी आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और हम मेरा कर्तव्य है कि मैं किताब को अपलोड करके छोड़ दूं, पढ़ाकर छोड़ दूं। आप जब फ्री होंगे, जब आपको लगता है कि मेरा बुक कंटेंट पढ़ के जा सकते हैं, आपको निकल सकता है, तो आप पढ़ के जाएंगे अवश्य। ऐसे मैं भरोसा दिला सकता हूं कि कंटेंट इससे ज्यादा नहीं आता है और हम हर तरीके से। तो अब हिस्ट्री का हो चुका था, अब ज्योग्राफी का चल रहे हैं। कक्षा 9 का चलेंगे, भारत। भारत में वही भारत भूमि और लोग पढ़ेंगे, इसी में अलग अलग टॉपिक हैं। अध्याय 1 है 9वां का, जिसमें स्थिति और विस्तार की बात करेंगे और इस पे चलते हैं। अब पेपर की तैयारी करते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं और डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत में विश्व का स्थान कितना है? हम जानते हैं 7वां है, इसमें सोचना ही नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, देखिए 7वां कौन-कौन है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब हमारा भारत है, 7 गो है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? कितने डिग्री का अंतर होता है बताइए आपका? तो हम बताएंगे 45 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, नहीं 30 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कभी-कभी 30 की जगह पे 29 दे देता है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, भारत की स्थानीय मानक समय रेखा जो है, इनमें से लगभग कितनी बड़ी है? फास्ट चलेंगे, एमसीक्यू करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी, बीआरसी, बी मतलब बिहार का एससीईआरटी, याद रखेंगे, बताएंगे। तो हम बताएंगे कि अगर देखा जाए भारत का जो है, भारत की स्थानीय मानक रेखा, समय रेखा जो है, जिसे स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन बोलते हैं, इनमें से लगभग कितनी बड़ी है? तो देखिए आगे तो हम जानते हैं कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है। चाहे 82.5 डिग्री बोल सकते हैं, ईस्ट में बोल सकते हैं, पूर्व में बोल सकते हैं। लेकिन कितनी गुनी हो सकती है बताइए? देखिए, यहाँ पे क्या है कि देखिए देना चाहिए था डिग्री में कि कितने डिग्री पर है, लेकिन कितनी गुनी बड़ी है, तो हम देखिए राइट आंसर देता है 1 गुनी बड़ी है। कितनी है? 1 गुनी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे दिया है 2 गुनी, तो 2 गुनी आंसर लगाइए। ठीक है? ऐसे 1 गुनी हुआ आंसर। आगे चलेंगे, आगे सवाल है, चौथा प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है बताइए? तो भारत और चीन के बीच क्या है? रेड क्लिफ है? नहीं, पाकिस्तान का है ये। मैकमोहन रेखा होगा, मैकमोहन लाइन होगा। क्लियर हो गए? चलिए, आगे चलेंगे। 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न बताइए। 5वां प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं बताइए? देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को समझना है। तो उत्तरी अक्षांश जो होते हैं उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, तो कर्क रेखा कहेंगे। और नीचे अगर दक्षिण में आ जाइएगा तो मकर रेखा कहागा, मतलब कहा जाएगा, कहागा नहीं, कहा जाएगा। अपना मातृभाषा कभी-कभी आ जाते हैं। 6 प्रश्न क्या है? बताएंगे भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर होता है? भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर बताया जाता है। तो 5.5 घंटे का कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। इजी है, मुफ्त टेस्ट करवा रहा हूँ इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। चलिए 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश सबसे पहले रूस, आगे चलेंगे क्षेत्रफल से, और हम उसी तरह लास्ट में हमारा 7वां स्थान पे आता है भारत, है ना? चलिए आगे चलेंगे। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए, तो बहुत इजी सवाल है ना। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे भारत में? कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हम बताएंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हमारे राज्य हैं। 8 कौन-कौन है केंद्र शासित प्रदेश? तो अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीमान मतलब चंडीगढ़, ऐसे याद करने के लिए हम बच्चों को सिखाते हैं। चंडीगढ़, दादर, नगर हवेली, दमन दीप साथ में है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। बस क्लियर, 8 हो गए। चलेंगे
9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर होता है? बताइए। मतलब भारत में अरुणाचल प्रदेश को ले जाइए और कच्छ के रन गुजरात के कच्छ के रन चले जाइए, उसके बीच में स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होगा? आप बता सकते हैं? तो बता दीजिए। तो हम बताएँगे भाई ज़्यादा नहीं 2 घंटे का अंतर होगा, लेकिन होगा। चलिए 10वें प्रश्न, भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है? बताइए। भारत की स्थल सीमा जो है कितने देशों को छूती है? कमेंट कर सकते हैं? बताइए। तो हम बताएँगे 7। अगर स्थलीय पूछा जाए, ज़मीनी पूछा जाए तो 7, ठीक है? कहाँ है 7? और 9 हमारा पड़ोसी है। ऐसे अगर जलीय सीमा को जोड़ लेंगे ना तो 9 हो जाएगा। चलिए और भी बातें करेंगे। जलीय मतलब जैसे कि मान लीजिए पूछे कि जलीय सीमा वाले देशों को जोड़ लें, तो हमारा कुल कितने पड़ोसी देश हो जाएँगे? तो 9 हो जाएँगे। ऐसे आप सोच के चलिए साथ में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये 7 जो है हमारा जो है क्या है? स्थलीय है। और श्रीलंका, मालदीव को जोड़ दिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे तो और आगे चलेंगे तो नोट में लिखना के लिए आपको थाईलैंड, इंडोनेशिया वो सब बाद में करेंगे। अभी 9 आंसर मारिएगा, याद रखिएगा अगर जल्दी जोड़िएगा तब। आगे चलेंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हम बताएँगे भाई बिहार का शोक हमारा कोसी को कहा जाता है। कोसी ही तो है बिहार का शोक। चलिए 12वें प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? दक्षिणतम बताइए। तो देखिए इंदिरा कॉल का नाम सुने हैं, इंदिरा पॉइंट दोनों एक ही जैसा लगता है, कन्याकुमारी और पॉइंट पेट्रो। तो हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है? इंदिरा पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलिए, ग्रेट निकोबार में अगर देखा जाए, ग्रेट निकोबार द्वीप जो कहाँ है? हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में। और चलिए डिटेल बात करेंगे। अभी इस पे चलते हैं नहीं तो और समय लग जाता है और लंबा वीडियो चला जाता है। चलिए निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन-सा है बताइए? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन-सा है बताइए? तो सबसे बड़ा राज्य और राजस्थान, हम जानते हैं सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। ये कौन नहीं जानता? बहुत ईज़ी सवाल है। चलिए, इसमें थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करता है? क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम इनमें से कौन करता है? बताइएगा। बनाएँगे तो देखिए हमारे चीन से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित अगर रहता तो हम लगभग सबको लगाते। लेकिन अगर चीन से भी है तो कोई ऐसा नहीं कि कम है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश होगा ही, मतलब पहला आंसर होगा ही। अब चलिए जाइए उत्तराखंड भी चीन से लगेगा, तो ये भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। चलिए अब तीसरा होगा सिक्किम, सिक्किम लगेगा। जम्मू कश्मीर जो है आपको चीन की सीमा को नहीं छूता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा 3 हो जाएँगे। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये चौथा हमारा सिक्किम हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब कि 1, 2 और 4 होगा, 3 नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो 1, 2, 4 कहाँ है? तो आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिखेगा। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएँ किस देश को छूती है? बताइए किस देश को छूती है? हम जानना चाहेंगे किस देश को छुएगी? बताइए। किस देश को छुएगी? तो हम बताएँगे भाई ने हमारा बिहार के बगल में कौन है? नेपाल है। तो नेपाल ही हो गया, यहीं से छाट दीजिए, काहे उतना जाइएगा कभी? उत्तराखंड टच करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा, पश्चिम बंगाल करेगा, सिक्किम करेगा। चलिए, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? पाक जल संधि। तो हम बताएँगे पाक जल संधि जो है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। ये हम जानते हैं, है ना? चलिए, और भी बातें करेंगे। 17वां प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न क्या है? कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं? बताइए। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जानेंगे? तो बृहद हिमालय को जानेंगे और मध्य हिमालय दोनों को जानेंगे। क्या लगता है? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय दोनों होंगे, तीसरा प्रश्न होंगे और याद रखिए बृहद हिमालय को यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे हिमालय के आंतरिक हिमालय को हम बृहद हिमालय कहते हैं, ये आंसर होगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा क्योंकि बृहद हिमालय को ही महान हिमालय, ग्रेट हिमालय कहा जाता है। तो 1 आंसर होगा। चलिए टॉपिक अध्याय दूसरे की बात करते हैं, भौतिक स्वरूप की बात करते हैं। भौतिक स्वरूप की बात करेंगे तो भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है?
बताइएगा। तो हमारे भारत के संपूर्ण क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है बता दीजिए। तो हम इसमें से 43% बता देंगे, 43% बता दीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के तहत भी हम बता सकते हैं मैदानी भाग। अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्व में भूपटल पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे हम किस नाम से जानते हैं बताइए। पूर्व में भूपटल पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताएंगे उसका नाम पेंजिया है। पेंजिया को जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल क्या है कि शिवालिक पर्वत भारत के किस राज्य में? अब बताइए भारत के किस राज्य में है? पूछना चाहिए था कि शिवालिक जो है किस किस राज्य में है भारत के, ये पूछना चाहिए था सवाल। और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है ही, सिक्किम का हिस्सा है ही। अब बताइए देहरादून का हिस्सा है ही, तो हम किसको टिक लगाएं? तो सिक्किम को पहले नहीं लगाएंगे, आगे लगाएंगे हिमाचल प्रदेश। सेकंड नंबर पे हम सिक्किम को लगाएंगे, इसके क्षेत्र में भी फैला हुआ है शिवालिक। ऐसे मेन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, ये सब में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको हिमाचल प्रदेश टिक लगाना है शिवालिक पर्वत का। अगर मान लीजिए चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो नाथुला सिक्किम लगा देंगे। क्या ये सत्य है कि असत्य है बताइए। ठीक है, सत्य है नाथुला दर्रा। अब बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितनी है? तो हम जानते हैं 8848 है। हर जगह 88-50 देता है, लेकिन अभी भी 8848 मानेंगे। आगे चलिए छठे प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है क्या? बताइए तो। बताएंगे तो नहीं, हमारे भारत का सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा है, याद रखिएगा। इसकी अगर मीटर में ऊंचाई पूछते 8586 8586 देंगे, याद रखिएगा। मतलब फीट में पूछे तो 28,169 फीट बता देंगे, मतलब 169 फीट बता देंगे। चलिए भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम या क्या कहा जाता है बताइए? भारत के दक्षिणतम बिंदु को तो हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताइए। तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो बताइएगा कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, किस लिए स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। ये सवाल पूछता है तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और किस लिए बताएंगे। तो मध्य हिमालय के हिस्से में आता है, हिमाचल श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। तो मध्य हिमालय कहाँ है? मध्य हिमालय ट्रांस हिमालय है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा 2 आंसर होगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय कह दीजिए। ठीक है, अब कुल्लू घाटी कहाँ है? तिरुपंजार श्रृंखला में आता है। और कांगड़ा घाटी कहाँ आता है? धौलाधर श्रृंखला में आता है, ये भी जान लीजिए। चलिए 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य स्थित है कहाँ बताइए। मतलब काराकोरम या जास्कर के बीच है, बृहद हिमालय या जास्कर के बीच है, बृहद हिमालय और तिरुपंजाल के बीच है, कि लघु हिमालय या शिवालिक के बीच है हमारा कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है बताइए। ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है, समझ गए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बताएंगे बृहद हिमालय और पीर पंजाल को टिक लगा देंगे। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल कहाँ है? इसके बीच में है कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य। चलिए 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों की हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? जमाव को क्या कहते हैं बताइए। हम बता सकते हैं तो बताइएगा। तो कश्मीर हिमालय के हिमनद चिकनी मिट्टी की मोटाई जो निक्षेप करके आता है और दूसरे पदार्थों को हिमोड़ करता है, उसके रूप में जो जमा होता है क्या कहलाता है? उसे हम करेवा कहते हैं। ठीक है, करेवा कहते हैं। दोआब नहीं कहेंगे न दून कहेंगे। 11 प्रश्न, हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखला, मतलब 3 मुख्य पर्वत श्रृंखला, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय
कि किस खंड में अवस्थित है? कश्मीर हिमालय में अवस्थित है ये तीनों, अरुणाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग और सिक्किम में है, या हिमाचल और उत्तराखंड के हिस्से में आता है। तो देखिए हिमाचल और उत्तराखंड में तो आएगा क्योंकि शिवालिक श्रेणी हिमालय की बात हो रही है, तो शिवालिक तो उत्तराखंड और हिमालय दोनों में आता है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से या निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? किस पर्वतीय में है? उत्तराखंड हिमालय में, अरुणाचल प्रदेश में, या कश्मीर हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय में, या दार्जिलिंग और सिक्किम में? बताइएगा। तो जैसे ही फूलों की घाटी आए तो उत्तराखंड हिमालय याद आना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में है, याद रखिएगा। आगे चलिए, अब आ जाइए 13वें प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, बुग्याल शब्द जो है किसको निरूपित करती है? बुग्याल शब्द बोला जाता है और किसे बोला जाता है, या इंडिकेट किया जाता, मतलब इंडिकेट करके बताते हैं। तो याद रखिएगा, ऊंचाई पर जो स्थित घास के मैदान है उसको बोलते हैं। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान ही है, उसे ही बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए 14 प्रश्न। 14 प्रश्न है, द्वार स्थलाकृति, मतलब स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती है? डूअर, डूअर भी बोलते हैं, डूअर, द्वार भी और डूअर भी। देखिए द्वार भी बोलते हैं, डूअर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बताइएगा स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में पाई जाएगी, कि छोटा नागपुर पठार में, या पश्चिमी घाट में, या सिक्किम और दार्जिलिंग में? बताइए। तो देखिए ये जो जो दार्जिलिंग है और सिक्किम दोनों में पाया जाता है, सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय बोल दीजिएगा। चलिए मोनपा, ठीक है, 15वां प्रश्न। मोनपा, जफला, अबोर और मिस्मी, ठीक है, मिस्मी, निसी और नाग है कहाँ? उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति हैं, कि उत्तर पूर्वी भारत पहाड़ी चोटी के जनजाति हैं, या उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली विशेष वनस्पति है, या उत्तर पूर्वी भारत में नदियों के द्वारा बनाने या बने हुए गड्ढे को कहा जाता है? क्या कहते हैं बताइए। तो मोनपा, डफला, अबोर, मिस्मी, निसी, नागा, ये सब अगर आए तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी जो है ये जनजाति है, याद रखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति है, पहाड़ी चोटी से संबंधित हैं। चलिए, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? बराक नदी बताइए किसके किसके बीच है? बताइए। बराक नदी का नाम सुने हैं? सलाम, प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऐसे देखा जाए तो मणिपुर है, ठीक है, मिजोरम है, ठीक है, नागालैंड भी आता है, असम आता है, लेकिन इसमें साथ में नहीं है, मिजोरम और मणिपुर साथ में, तो ये होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न क्या है? उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन कहा जाएगा, बताएंगे। तो हम बताएंगे उत्तर पूर्व के किस राज्य को हम मोलेसिस बेसिन कहेंगे, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे मिजोरम को। किसे कहेंगे? मिजोरम को कहेंगे। चलिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है कि भारत का उत्तरी मैदान जो है किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? भारत की उत्तरी मैदान जो है किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, या गंगा एवं सिंध, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और नर्मदा मिलकर बनी है। तो 3 बड़ी नदियां मिली है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, याद रखिएगा। चलिए 19वां प्रश्न आ चुके हैं। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है बताइए। तो हम बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली या मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। आप छाड़ सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। अब बात करते हैं नदी के बारे में। तो देखिए नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग को कहते हैं, नदी के मुहान को निर्मित करती है, या नदी के बाढ़ पर वाले क्षेत्र को कहते हैं, या नदी द्वारा बनने वाली आपर्दनीय या निक्षेपण स्थलाकृति को कहते हैं। बताइए। तो नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का मतलब क्या होता है? तो दोआब का मतलब क्या होगा, प्लीज कमेंट करेंगे। बताइए दोआब का मतलब क्या होता है? तो दो नदियों के बीच का भाग को हम कहते हैं दोआब। चलिए 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? पंजाब
ठीक है। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है बता दीजिए। और जानते हैं सिंधु, झेलम, घाघर यहाँ पे होता है, घाघरा, चेनाब, रावी, सतलुज। ये सब नदियाँ क्या बहती है पंजाब में? तो एकदम झेलम बहेगा, चेनाब बहेगा, ठीक है, रावी बहेगा, यहाँ तक कि ब्यास भी बहेगा और आपका सतलुज भी बहेगा। तो ये आपका डी तीसरा नंबर जो है इसका सही होगा। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास और सतलुज होगा। 2 दो 4 5, 2 दो 4 दो 6 हो जाता है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है क्या? बताइए। देखिए, बढ़िया से कर देते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ज़्यादा हो गया है। देखिए, सिंधु, सिंधु, सिंधु समय है, चलिए ये भी है। उसके बाद झेलम नदी इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको छाड़ दीजिए, इसमें है इसको रखिए, इसमें भी है इसको रखिए। अब बताइए रावी, रावी नदी किसमें है? रावी नदी इसमें भी है, रावी नदी इसमें भी है, रावी नदी इसमें भी है, रावी नदी इसमें भी। चलिए इसको भी रखते हैं। चलिए, अब बताइए चिनाब नदी कहाँ है? चिनाब नदी इसमें है, चिनाब नदी इसमें है, चिनाब नदी इसमें है। चलिए ये भी सही है। ब्यास नदी बताइए। तो ब्यास नदी ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इसमें है। चलिए, तो आपका हो गया तीसरा। चलिए 22वां प्रश्न की बात करें। 22वां प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है क्या? बताइए। बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है क्या? ठीक है, दक्कन ट्रैप। तो हम बताएंगे काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र या नग्न चट्टानों वाली अस्त्राकृति वाला क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र वाला। बता दीजिए। प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित काली मिट्टी और विशाल चट्टानों की बात होती है। तो काली मिट्टी तो आप देख रहे हैं मृदा युक्त पठारी क्षेत्र है, हम जानते हैं। विशाल चट्टानों का एक विशाल है, तो विशाल चट्टान ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे। 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? अन्नामलाई, नीलगिरी, नल्ला मल्ला या कर कर्डमम या देखिए कर्डमम या जवादी। ये सब जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं तो कौन कौन नहीं आते हैं बताइए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना ही होगा। बताइए। तो देखिए, अन्नामलाई, नीलगिरी जिसे हम इलायची का पहाड़ कहते हैं, चलिए, और ये सब पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं। याद रखिए, नल्ला मलाई और जवादी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। मतलब नल्ला मलाई, जवादी ये नहीं है, लेकिन हाँ कार्डमम है, याद रखिएगा। तो आपका 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 सही होगा, याद रखिएगा। 23वां प्रश्न का जवाब है, 1 मिनट रुक जाइए। पांच हुआ है ना, 5 ऑप्शन है, तो 1 2 4 होंगे, ये तीसरा सही होगा। सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। चलिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या बताइएगा? तो हम अन्ना मुड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अन्नाई मुड़ी। ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? मतलब किन पहाड़ियों में आपस में मिलेंगे ये बता दीजिए। कौन सा? इलायची पहाड़ी में मिलेंगे, अन्नामलाई पहाड़ी में मिलेंगे या नीलगिरी पहाड़ी में मिलेंगे? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, याद रखिएगा। 25 का जवाब दीजिए। तो 25 नीलगिरी पहाड़ी का नाम सुने होंगे। बात करते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है, समझ गए? तो 26 का सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर का जवाब आपको पढ़ के देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दे सकते हैं, ऐसे हम बता देते हैं 4 जो है असत्य है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बाद में बताएंगे उसको, अभी टाइम नहीं है मेरे पास और जल्दी जल्दी करना भी है और बता देंगे उसको हम बाद में अंत में। चलिए आगे चलेंगे। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है, इसके विभाजन का आधार क्या है बता सकते हैं?
तो जनजाति के आधार पर बांटा गया है कि कुछ और के कारण? तो देखिए मेघालय पठार से संबंधित है, ये हम जानते हैं, और 3 भाग में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। तो हम इसके बारे में भी जानते हैं, जनजाति के रूप में ही बांटेंगे, जनजाति ही है ना? उसी पे चलिए 28 सवाल है। 28 सवाल क्या है बताएंगे कि पूर्वी घाट का विस्तार जो है क्या है? पूर्वी घाट का विस्तार क्या होगा? महानदी, मतलब महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। कहां तक फैला हुआ है बता सकते हैं? पूर्वी घाटी, बताइए। 28 का बताएंगे तो ये महानदी घाटी से दक्षिण से नीलगिरी तक फैला हुआ है, यही आंसर आपका सही होगा। देखिए उत्तर पूर्व में उड़ीसा की महानदी जो घाटी है वहां से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु कर्नाटक पर स्थित नीलगिरी पहाड़ी वहां तक है। क्लियर होगी? चलिए आगे चलेंगे। 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न क्या है कि वरखान स्थलाकृति का संबंध है किससे? द्वीप समूह से, मरुस्थल से, तटीय मैदान से या मैदानीय क्षेत्र से? बताएंगे, बताइए। तो हम बताएंगे मरुस्थल से संबंधित होगा, डेजर्ट से संबंधित है। 30वां प्रश्न बताएंगे। 30वां प्रश्न है भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है क्या? तो भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है क्या? मन्नार की खाड़ी अवस्थित है ही, पाक जल संधि है ना? और बताइए। तो पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। तो 1 और 4 आंसर कहाँ है? तो केवल आपका इसमें है, ठीक है। राम सेतु अगर रहता तो हम वो भी टिक लगा देते, आदम का पुल बोलते तो, है ना। चलिए 31 सवाल है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? कौन सा युगम सही? गुजरात का काठीवाड़ा, ये सही है। महाराष्ट्र और गोवा का कोंकण तट, ये भी सही है। कर्नाटक का जो है यहाँ पे मलबार ना होकर कंकड़ घट तट बताते या कनार मैदान बता देते। केरल का जो है आप बताना चाहिए था मलबार तट, ठीक है। तो याद रखिएगा। तब इसमें कौन सा सही होगा बताइए? ये यही गलत हो गया ना, ये गलत है, ठीक है। और क्या लगता है आपको केरल का उत्तरी सरकार तट सही है? बताइए 31 का सवाल का जवाब दीजिए। अब हमको ये बताइए कि किरण प्रकाश इतना गलती क्यों करता है? उसको दिमाग नहीं है? बताइए। ये भी गलत है। और कर्नाटक का मलबार तट सही है, बताइए तो। अब यही बताइए कि कर्नाटक का मलबार तट और केरल का उत्तरी सरकार तट दोनों तो गलत ही है। तो अब एक से अधिक आंसर ऑप्शन देना चाहिए ना, इसको देता है नहीं। चलिए 32 सवाल है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ? बताएंगे। भारत का एकमात्र बताना है। निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप का नाम सुने? सुने होंगे, उसी को कहते हैं। चलिए 33 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, इसको अलग करता है 10 डिग्री अंडमान निकोबार से। तो अंडमान निकोबार को करता है ना 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप को मतलब अंडमान द्वीप जो समूह है निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल क्या है? लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह से अलग करता है। 8 डिग्री क्या है? मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, ऐसे याद कर सकते हैं। 6 डिग्री भी चैनल होता है। 6 डिग्री पता है किसको अलग करता है?
ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को पृथक करता है। चलिए 34 सवाल है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 35 सवाल की बात करते हैं। 35 सवाल है कि पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह स्थित है? भारत के कौन से क्षेत्र में स्थित है? कौन से समूह में स्थित है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे अंडमान निकोबार का नाम सुने हैं, क्या वहां पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, बताइए। तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसी में स्थित है, लेकिन वहां पे याद रखिएगा पिटली द्वीप जिसे हम पिट्टी द्वीप बोलते हैं या पक्षी पिट्टी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब भारत के केंद्र शासित प्रदेश के समूह में आता है, याद रखिएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अध्याय 3 है अफवाह शुरू। पहला सवाल है लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है? बताइए। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, उसका क्या नाम है? तो बुंजी गॉर्ज कहते हैं। बुंजी गॉर्ज कहाँ है ही नहीं। गिलगित गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज है, दिवांग गॉर्ज है, उपरोक्त में से सभी नहीं। बताइए इसमें हम किसको बताएं? अब देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया, लेकिन है ऑप्शन। गिलगित गॉर्ज को ही बुंजी के पास होने के कारण बुंजी गॉर्ज भी कहा जाता है, तो यही ऑप्शन सही है, 1 टिक लगाएंगे। चलिए अब बताइए सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई बताइए कितनी होगी? बताइए 2700, तो ऑप्शन में है ही नहीं। 2800, क्या लगता है कि ज्यादा होगा? तो याद रखिएगा 3000 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर में पूछ रहा है, यहाँ पे किलोमीटर में पूछेगा तो हमको बताना है कि ऐसे एक्यूरेट सही बताया जाता है 3180, लेकिन यहाँ पे है नहीं। अब लेकिन अगर देखा जाए हम लोग केंद्रीय अगर सरकार के तहत देखें या एनसीईआरटी के तहत भी मान सकते हैं, तो 2880 किमी है, ये सही मानिएगा, ठीक है। अगर वो नहीं रहा तो ये इसे माना जाएगा। चलिए तो 2880 किमी बताना है एक्यूरेट। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? जो गांधी सेतु निर्माण है वो कब हुआ था? 1985 में, 1984 में, 1983 में? बताएंगे तो 1982 में, मतलब 1982 में हुआ था। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कार्य अगर शुरू हुआ था तो 1972 में शुरू हुआ था, अपूर्णता हुआ था 1982 में। तो 72 में शुरू हुआ था, समझ गए, 1972 में। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। लक्ष्मी सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? प्लीज कमेंट करिए। तो वो सही अगर देखा जाए तो हमारा बिहार बता देना है, बिहार राज्य सही होगा। एनसीईआरटी के तहत, एससीईआरटी के तहत हमारा बिहार होगा। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन भारत में जो है किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? अफवाह तंत्र किसका सबसे बड़ा है? बताइए। तो हमें गंगा नदी बता देना है, गंगा नदी का अफवाह तंत्र बड़ा है। और भी डिटेल हम दे सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल नहीं देंगे, लंबा वीडियो चला जाएगा। चलिए यह नदी जो है चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? केलांग के निकट तांडी या ताड़ी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त विवरण में अगर आपको पूछे किस नदी से संबंधित है, क्या झेलम से है, चेनाब से है, रावी से है या सतलज से है? किससे है? चंद्रभागा नदी एक चंद्र है, एक भागा है, दो नदी मिलती है, उसकी मिलन होती है, उस मिलन होने के बाद ये जाके मिलती है, चिनाब में मिल जाती है। यही है स्टोरी। इतना लंबा जाने के बाद भी आंसर चिनाब नदी। डायरेक्ट सवाल भी पूछता। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां है भागड़ नागड़ परियोजना अवस्थित है। बताएंगे भागड़ नागड़, बताएंगे। और याद रखिएगा इसका सिंधु नदी सबसे बड़ा सहायक नदी है। तो भागड़ नागड़ सतलुज नदी, सतलज नदी,
गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। गंगा नदी का उद्गम स्थल अगर बात करेंगे तो क्या जवाब दीजिएगा आप? क्या लगता है? गंगोत्री हिमनद होगा कि कोई और होगा? तो हम जानते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहां से मतलब हिमनद से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? कहाँ पे होगा? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग या नंदप्रयाग में? तो हम बताएंगे जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा होंगे वहां देव का प्रकट होना आवश्यक है, तो देव होंगे। और याद रखिएगा उसी तरह रुद्रप्रयाग का पूछे, रुद्रप्रयाग में किसका मिलन होता है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों का मिलन होता है। इसी तरह आपका आता है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में भी मंदाकिनी और जो है अलकनंदा का मिलन होता है, लेकिन यहाँ पे अलकनंदा को मंदाकिनी को ही नंदाकिनी भी बोला जाता है। और विष्णुप्रयाग जो होता है वहां पे विष्णुप्रयाग में क्या मिलता है? धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है। अलकनंदा हर जगह मिलेगी। और एक होता है कर्णप्रयाग जहाँ पे पिंडार और अलकनंदा का मिलन होगा। क्लियर हो गए? चलिए 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है 10वां प्रश्न है यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य जो है भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महागढ़ बनाती है। उपरोक्त कथनों में किस नदी से संबंधित है? बताइए। तो देखिए यह नदी जो है नदी जो है दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य जो है भ्रंश घाटी बनाती है। अब बनाती है और संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महागढ़ बनाती है, मतलब एस्चुरी बनाती है, भ्रंश घाटी बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है। याद रखिएगा, या मार्बल रॉक भी बोला जाता है संगमरमर को, ठीक है? या आप धुरंधर फॉल भी बोल सकते हैं, वहां पे है। तो कहाँ पे? तो नर्मदा नदी ही तो बनाती है। यहाँ पे जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी आ जाए, नर्मदा नदी। और भी एस्चुरी की बात हो रही है, मागढ़ की बात हो रही है, चलिए रिफ्ट वैली की बात हो रही है। सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे, किस नदी पर? बता दीजिए। सरदार सरोवर अवस्थित है किस नदी पर? तो हम बताएंगे नर्मदा नदी का नाम सुने होंगे, उसी पर है। चलिए आगे चलेंगे, 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से हम गोदावरी को जानते हैं, इसे बूढ़ी गंडक भी मतलब बूढ़ी गंगक मतलब गंगा भी कहा जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं 13वां प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पे एक बात बोल देते हैं कि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे ना तो कावेरी को कहिए, ठीक है? याद रखना है। चलिए और सवाल की बात करेंगे। सवाल है कि अमरावती और भवानी, हेमावती तथा काविनी काविनी किसकी सहायक नदी है? क्या महानदी की है, ताप्ती की है, नर्मदा की है कि कावेरी की है? बताइए। अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी किसकी सहायक नदी है? तो वो है हमारा कावेरी नदी का सहायक नदी है। चलिए 14 प्रश्न की बात करेंगे। 14 प्रश्न क्या है? 14 प्रश्न है कि अफवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही नहीं है? नदियों का कौन सा क्रम जो है सही नहीं है? बताएंगे। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए सही क्रम में तो हम सबसे पहले गोदावरी को लेंगे। गंगा नदी तो ऑप्शन में है नहीं, तो गोदावरी सबसे पहले लेंगे। दक्षिण की बात हो रही है ना, प्रायद्वीपीय नदी की बात हो रही है अफवाह क्षेत्र में, ठीक है? तो घटते क्रम में जाना है, ठीक है? तो घटते क्रम में अगर जाएँगे, तो सबसे अगर देखा जाए, तो आपका गोदावरी आएगा। एकदम क्लियर क्यों? क्योंकि इसका कितना वर्ग किमी में है? तो 3 गोदावरी का देखिए 312,812 वर्ग किमी में फैला हुआ है। उसके सेकंड में आएगा कृष्णा। कृष्णा का अगर पूछ ले, तो कृष्णा को बता देना है 258,948 वर्ग किमी में फैला हुआ है। उसी तरह कावेरी नदी तीसरे नंबर पे आएगा कि महानदी, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। गोदावरी, कृष्णा, महानदी आ जाएगा। महानदी जो है 141,600 वर्ग किमी में है। और फिर उसके बाद नर्मदा आना चाहिए, जो कि नर्मदा ऑप्शन में है नहीं, तो हम फिर कावेरी को टिकाएंगे जो 87,900 वर्ग किमी में फैला हुआ है। तो ये हमारा तीसरा आंसर इसका सही है। चलिए अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न क्या है कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष जो है किस महीने में आता है? गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जो है क्या
कब आएगा? जुलाई से अक्टूबर में, कि अक्टूबर से जनवरी में, या जनवरी से जून में, या वर्षा भर जो है एक समान जल प्रवाह रहता है? तो वर्षा भर तो नहीं रहेगा, वर्ष भर तो रहेगा नहीं, सालों भर तो रहेगा नहीं, ये तो हम भी जानते हैं। तो हम देखा जाए तो जनवरी से जून के महीने हम टिक लगाते हैं, क्योंकि यही समय मानसून जो है हमारा प्रवाह करता है, जानते हैं। अब बात करते हैं 16वाँ प्रश्न की बात करेंगे। 16वाँ प्रश्न क्या है? 16वाँ प्रश्न है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी जो है स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी लगता है। लेकिन आपको लग रहा है क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि हम झारखंड था इसलिए लगा दिए, नहीं ये गलत है। क्योंकि ये है हुगली नदी का सहायक नदी, क्योंकि दामोदर जाके कहाँ जाती है? कलकत्ता में जाती है, और कलकत्ता का शोक नदी है, मतलब बंगाल का, है ना? याद रखिएगा। तो दामोदर, हुगली। स्वर्णरेखा तो ये झारखंड में बहने वाली नदी है। चलिए, सहायक नदी तो बहुत सारी हैं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन-सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? बताइएगा, शरावती नदी पर स्थित कौन-सा जलप्रपात है? बताएँगे? तो जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात है, याद रखिएगा। आ जाइए, 18वें प्रश्न है और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। बताएँगे, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? बताइएगा। तो हम बताएँगे मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो हम बताएँगे भागड़-नागड़ जो है परियोजना से है। ठीक है? भागड़-नागड़ परियोजना से संबंधित है गोविंद सागर झील, उसी के बगल में है। चलिए, अब आ जाइए अध्याय 4 जलवायु, क्लाइमेट। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है जलवायु से। कि भारत की जलवायु कैसी है? बताइए, भारत की जलवायु कैसी होगी भाई? मानसून होगी कि उष्ण होगा? बताइए। तो हम बताएँगे उष्णकटिबंधीय मानसून है। याद रखिए, या तो उष्ण टिक लगा दीजिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय है और सभी तो थोड़ी हो सकता है भारत में। आम्र वर्षा एक होता है, आम का वर्षा जिसे बोलते हैं, है ना? आम्र वर्षा को हम किस राज्य में आम का बौछार कहा जाता है? कहाँ के लिए? कर्नाटक, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कहाँ के लिए? बताएँगे। तो आम्र वर्षा को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है? तो हम बताएँगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो हम बताएँगे मेघालय में होती है ना? विश्व की सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होगी? तो मेघालय में होगी, ये हम भी जानते हैं। चलिए, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। मानिस राम का नाम सुने होंगे, मानिस राम। अब चौथे प्रश्न है, भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतु मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ऋतु कितने प्रकार की होती है, बता दीजिए। भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतु का बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार का, 5 प्रकार का, कितने प्रकार का? तो हम ज्यादातर 4 प्रकार को जानते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून के लौटने वाली ऋतु को शरद ऋतु कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न क्या है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? सुंदरबन डेल्टा हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है और बहुत खूबसूरत है ना? चलिए, अब बात करते हैं 5वें 6 प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में या भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इस क्वेश्चन को मैंने अपने ढंग से पढ़ा, अब क्वेश्चन के ढंग से पढ़ लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? बताइए, बता देंगे। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो उस मौसम का नाम है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न, है ना? चलिए, बात करते हैं 7वें प्रश्न। 7वां प्रश्न है, भारत में मानसून के फटने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? किसे जिम्मेदार मानते हैं, बताइए? पश्चिमी जेट धारा को, व्यापारिक पवनों को, पूर्वी जेट को, या ली लाल नीना को, या ली का? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम को मानते हैं, जिसे प्रवाह बोलते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम बोलता है, या इसे पूर्वी जेट मानसून भी बोलते हैं, रखिएगा। चलिए, 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखाएं या शाखा एवं बंगाल की खाड़ी
शाखा मिलती है, मतलब अरब सागर की शाखा, बंगाल की शाखा जो है मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है और कहाँ पे हम कहेंगे? तो अरब सागर और बंगाल की जो शाखा आपस में मिलेगी, उत्तर में जाइएगा, गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम भाग में, याद रखिएगा, वहां पे जाके मिलेगा। तो गंगा के मैदानी भाग उत्तर पश्चिम भाग में जाइए, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब है ना, उसी मैदानी क्षेत्र में मिलता है। अब देखिए मराठा वाड़ या मराठावाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है बताइए? मराठावाड़ा, मराठावाड़ या पुणे या बेंगलुरु, इसमें कम वर्षा क्यों होती है बताइए तो? क्या कारण है? इसका कारण क्या है? बता सकते हैं? वहां पे पश्चिमी घाट के क्या बोलते हैं, रेन शैडो एरिया होता है ना, उसी को कहते हैं, जिसे हम वृष्ट छाया क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कि पश्चिमी घाट में जो है छाया क्षेत्र, जैसे रेन शैडो एरिया कहते हैं, इसके कारण होता है। चलिए 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है कि तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मास जो मानसून पवन है उसके द्वारा होती है, या दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा होती है, या पूर्वी विक्षोभ के कारण होती है, वर्षा के कारण स्पष्ट नहीं होती है, बताएंगे। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, ठीक है, उसका कारण है, तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है पवनों द्वारा वर्षा होती है। जवाब देते रहना है, ठीक है। 11वां प्रश्न आ चुके हैं। 11वां प्रश्न क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वर्तन का कारण, मतलब निर्वर्तन का प्रमुख कारण क्या है, बता सकते हैं? तो देखिए इसका कारण क्या हो सकता है हम नहीं जानते, लेकिन आपको बताना ही पड़ेगा कि हम क्या होता है। तो देखिए तमिलनाडु में अगर देखा जाए, तमिलनाडु वाला तो क्षेत्र वाला क्वेश्चन तो हो ही गया, भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून की बात हो रही है, तो इसका निर्वर्तन का मुख्य कारण हो सकता है, मान के चलिए बंगाल के खाड़ी में बनने वाली जो चक्रवात का दबाव है उसके कारण होता है ना, ये भी समझ सकते हैं, या सूर्य का दक्षिणतम जो होता है उसके कारण भी बता सकते हैं। तो आपका जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे साउथवर्ड मोमेंटम ऑफ द सन, दक्षिणायन सूर्य, या सूर्य का दक्षिणायन बोल दीजिए, ये आंसर सही है। चलिए कार्तिक मास आ जाता है, कार्तिक मास की जो है उष्मा का संबंध किससे है बताइए? कार्तिकेय मास भी बोलते हैं, कार्तिक मास भी बोलते हैं, कि उष्मा जो है उसका संबंध किससे है? मानसून के निर्वर्तन से, मानसून के फटने से, या मानसून के विच्छेद से, या मानसून के आगमन से, क्या बता सकते हैं? तो मानसून के निर्वर्तन से संबंधित है, ये जान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न क्या है? शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर महासागर से उत्पन्न होता है बताइए? बताएंगे। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के जो डेल्टा प्रदेश है वहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, तो किस महासागर से उत्पन्न होगा ये बता दीजिए। किस महासागर से? दक्षिणी चीन सागर से, अरब सागर से, अंडमान सागर से, या हिंद महासागर, बताइए। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं है, बंगाल की खाड़ी होने से ठीक है ना, ऑप्शन में तो है नहीं। हम बताइए क्या लगा? लेकिन अंडमान सागर है ना, इसे भी आप ठीक करा सकते, ठीक है, अंडमान सागर। चलिए 14 प्रश्न। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ जो स्थानीय जो तूफान है और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सम्मिलित होगा? मतलब आम्र वर्षा आम होता है, या फूलों वाली बौछार कहवा, या काल वैशाखी जिससे चाय पटसन का फायदा होता है, किससे होता है, किसको फायदा होगा बताइए? मतलब ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के ऋतु में जो स्थानीय तूफान आते हैं या
तूफान उफान आएंगे, हवा हुआ चलेगा, तो लाभान्वित फसल कौन सा है? तो देखिए इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, इससे आपको समझना क्या होगा कि आपका इसमें देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 सभी सही होंगे। सभी मौसम में इस चाय को भी फायदा होता है, पटसन को भी फायदा होता है, आम्र वर्षा को भी फायदा होता है ना? ये सब क्षेत्र के हिसाब से अपना बटा हुआ है। और बात करते हैं 15वां प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? बता दीजिए। बताएंगे कोपेन में जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो हम बताएंगे तमिलनाडु के कोरमंडल तट पे और आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय इलाके में पाई जाती है। अब यहाँ पे तमिलनाडु के कोरमंडल तट हैं, तो यही आंसर होगा। तो ये सत्य आंसर। चलिए अब बात करेंगे अध्याय 5 की बात करेंगे। अध्याय 5 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव प्राणी की बात करेंगे। इसका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बताइए, है सवाल कि बनावट के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए, बनावट के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? अगर आपसे पूछे तो 3 विस्तृत श्रेणी में बांटा गया है। वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां, 3 रूप में बांटा गया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है सिनकोन, सिनकोना की छाल का उपयोग जो है किस रोग के लिए किया जाता है? तो सिनकोना का उपयोग जो हम करते हैं किस रोग के लिए करेंगे? बता दीजिए। तो हम बताएंगे मधुमेह के लिए किया जाता है। मधुमेह रोग के लिए किया जाता है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये मलेरिया के लिए करते हैं। एनसीईआरटी किरण प्रकाशन जो है ना, दे देता है कुछ भी। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए। कांवर झील बिहार के किस जिले में होंगे कांवर झील भाई? जानना चाहते हैं तो हमारा सारण जिला का नाम सुने हैं? सारण जिला, याद रखिएगा कांवर झील वहीं पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सारण जिला तो दिया नहीं है। आप किससे टिक लगाएं बताइए। तो सारण जिला में कैमूर चले जाइए, वो भी आंसर नहीं दिया है। अब बताइए हम क्या लगाएं? देखिए अब ऐसे देखा जाए तो कांवर झील को हम ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो बेगूसराय टिक लगाएंगे। ऐसे कैमूर हम लोग जो है टिक आंसर बताता है, लेकिन अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो हम सबसे अच्छा लगा देंगे बेगूसराय। बेगूसराय सही आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? वह वनस्पति जो मनुष्य की जो है मनुष्य की सहायता के बिना, बढ़िया से कर देते हैं इसे। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? बताइए। देशीय वनस्पति कहेंगे, देशज वनस्पति कहेंगे, अच्छत वनस्पति कहेंगे, विदेशज वनस्पति कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? बताइए। तो आपको क्या लगता है बिना हस्तक्षेप के ये करेंगे तो अच्छत ही है ना, जो अच्छत छिड़कने के लिए होता है। अच्छत वनस्पति कह दीजिए। रजिस्ट्रेशन। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है किस प्रकार के वनों का विस्तार है? बताइए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनस्पति का विस्तार हुआ है? बताएंगे। तो हम बताएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार हुआ है भारत में। 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रश्न क्या है? चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के जो वृक्ष हैं किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताएंगे। किस प्रकार के वन में रखेंगे इसे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रखेंगे या पर्णपाती में रखेंगे? बताइए। तो हम बताएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में रखते हैं, जिसे हम आर्द्र पर्णपाती भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न इसका सही है। चलिए अब देखिए बहुमूल्य जो वृक्ष प्रजाति हैं, जो कीमती हैं, बहुमूल्य वृक्ष प्रजातियां जैसे देवदार के वन
पाए जाते हैं कहाँ? पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में या पश्चिमी हिमालय में या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाते हैं। देवदार के वन पाए जाते हैं जो कि बहुत ही कीमती वृक्ष माने जाते हैं, तो हम पश्चिमी हिमालय ठीक लगा देंगे। ठीक है, पश्चिमी हिमालय बोल रहा है, पश्चिमी घाट नहीं बोल रहा है, सॉरी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका सही होगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए और इसे बताना है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? बताएंगे, किसान द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि में वृक्षारोपण करना, क्या ये बताता है वानिकी परिभाषा? या पर्यावरणीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वनों का विकास करना, ये बताता है? या पर्यावरणीय, सामाजिक और देखा जाए या ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा और उस पर भूमि का वृक्षारोपण, या ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कम करने के लिए वनों का विकास करना? बताइए इसमें से क्या बताएंगे हम? इसका परिभाषा कौन सा सही होगा? तो देखिए, सामाजिक अगर वानिकी की बात करेंगे ना, तो हम इसमें आंसर जो है तीसरा लगा दीजिए, ये सही, उचित सही है। ठीक है, चलिए नौवें प्रश्न की बात करेंगे। नौवां प्रश्न क्या है? नौवां प्रश्न है, ये विशेष प्रकार के जो भौमिक और तटीय परिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें हम भौतिकी यहाँ पे लिखना चाहिए था, भौमिक लिख दिया है, वो भी सही है। तटीय परिस्थितिक तंत्र जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम, जिसे MAB बोलते हैं, के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त में से अगर विवरण संबंधित कौन सा है? नेशनल पार्क, वन्यजीव, पक्षी या जैव, मतलब जिसे बायोस्फीयर बोलते हैं, बताइएगा। तो हम बताएंगे जैव मंडल, है ना, जैव मंडल, आर्चिक, बायोस्फीयर, रिजर्व बोलेंगे। 10वां प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल जो है कौन सा है? बताइएगा। भारत का पहला जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है? बताइए। भारत का पहला, बता सकते हैं? नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पहला है, याद रखिएगा। अब देखिए, नोक रेक जैव मंडल, नोक रेक जैव मंडल जो है रिजर्व मेघालय की निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? बताइएगा। देखिए, नोकरे जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व जिसे बोलते हैं, नीचल बोला जाता है इसे, मेघालय की निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का हिस्सा में आता है? तो गारो पहाड़ी के हिस्से में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अध्याय 6 की बात करते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या पढ़ रहे हैं तो पहला है टॉपिक, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? बताइए। भारत में जनगणना जो है कब हुआ था? बताएंगे। 1872 ऑप्शन में है क्या? तो हाँ है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। 2011 की जनगणना की बात करेंगे, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है कितना है? बताइए। तो लिंगानुपात अगर देखा जाए 2011 के अनुसार बताया जा रहा है तो 400, गलत है, 943, 943, 943। तीसरा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहिएगा? डेमोग्राफी कहिएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। आ जाइए अध्याय 7 आ जाइए। अध्याय 7 क्या है? भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर का नाम सुनते ही आपको नेपाल याद आया होगा। नेपाल चले जाइए, घूमिए अभी मस्ती से, मौसम का आनंद लीजिए। पशुपतिनाथ नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू चले जाइए। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, नेपाल की सीमा जो है भारत के किस राज्य में मिलती है? तो नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य में मिलेगी? कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज कर सकते हैं। तो देखिए, नेपाल की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों में मिलती है। कितने में? 5 राज्यों में मिलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा बनाती है, आप जानते हैं। चलिए, सिक्किम आंसर ऑप्शन में था ना जी। तीसरा प्रश्न बताइएगा। तीसरा प्रश्न है,
भारत के साथ पड़ोसी देश कौन-कौन है? भारत के साथ पड़ोसी देश कौन-कौन है? बताइए। देखिए, पाकिस्तान तो है ही, अफ़गानिस्तान भी मानते हैं, है थोड़ा-सा है। नेपाल है ही, चीन भी है, चीन भी है। बांग्लादेश को भूल नहीं सकते आप, तो इसमें बांग्लादेश नहीं तो इसमें बांग्लादेश है, इसमें बांग्लादेश है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, ठीक है? चीन भी है, भूटान भी है। अब चीन, भूटान है, ठीक है, म्यांमार भी है और बांग्लादेश भी है, तो सब आ गए। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 7 देश हैं। बांग्लादेश को हम भूलेंगे नहीं, सबसे लंबी सीमा बनाती है। फिर चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, ये सब है ना? चलिए, आगे चलेंगे। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, कितने? बताइए। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले हमारा देखा जाए तो 3 हैं। 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समझ गए? तो टोटल कितने हो गए बता दीजिए? 5 केंद्र शासित मतलब मिला के 5 हो जाते हैं, तो 5 टिक लगा दीजिए। ऐसे राज्य के हिसाब से राजस्थान, पंजाब और गुजरात। राजस्थान सबसे लंबी स्थलीय मतलब स्थलीय सीमा बनाता है पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूटी हैं, ये मिला के 5 हो जाते हैं। आगे चलेंगे। 5वां प्रश्न क्या है? अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन-सा है? तो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन-सा है? ऑप्शन के हिसाब से लद्दाख, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा कौन है बताइए? हम जानना चाहेंगे आपके हिसाब से बताइए। तो बताएँगे लद्दाख और क्या, बस सही है। भारत सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ करता है? तो अफ़गानिस्तान के साथ ही करता है, ये हम जानते हैं। चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां अध्याय मतलब 8वां अध्याय की बात करेंगे, मानचित्र की बात करेंगे, ठीक है? तो मानचित्र की बात कर रहे हैं तो सुनिए। पहला है मापक के प्रकार। मापक के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के होंगे, 1 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे बताइए? हम जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब स्टेटमेंट स्केल होगा, है ना? एक पहला होता है, रेखीय मापक होता है और एक आपका निरूपक मापक होता है। आगे बात करते हैं दूसरा। निम्न में कौन सा अंतरराष्ट्रीय मापक का उदाहरण है? बताइए। अंतरराष्ट्रीय मापक का उदाहरण होगा मतलब अंतरराष्ट्रीय रूप से तो हम बोलेंगे आरपी, आरएफ, निरूपक भिन्न मापक मतलब प्रदर्शक विधि बताते हैं। आपसे प्रदर्शक विधि भी बता सकते हैं। अब आ जाइए अध्याय 9 क्षेत्रीय अध्ययन की बात करेंगे। पहला सवाल है भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण क्या है बताइए? भूमिगत जल स्तर का गिरावट हो रहा है क्यों? इन सभी कारण हो सकते हैं, उद्योग भी हो सकते हैं, जनसंख्या भी हो सकते हैं, कृषि भी हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, पानी निकाल रहे हैं ज़मीन में, है ना? दूसरा प्रश्न, कृषि तो कुछ अच्छा भी है, उद्योग तो खराब है। चलिए प्रदूषण के प्रकार में मतलब प्रदूषण के प्रकार कौन से हैं बताइए? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, क्या ये सब हैं? तो एकदम सही है, तो उसमें से सभी होंगे। अब आ जाएँगे हम 10 समकालीन भारत द्वितीय अध्याय पहला पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग ये सबसे ज्यादा और इसके बाद हम खत्म कर देंगे हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी खत्म हो जाएंगे फिर आपका पॉलिटी का चलेगा इकोनॉमिक्स का चलेगा ये चलेगा तो आप इसे लाइक और जल्दी सब्सक्राइब कीजिए तभी तो आगे मैं बढ़ूंगा आगे फिर मेहनत करूंगा और नहीं करिएगा तो हम यहीं पे समाप्त कर देंगे